ब्रांच अकाउंट के बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 24 है आपका, थर्ड यूनिट के अंदर है ये आपका। ओके, यूनिट नंबर 3 ब्रांच अकाउंट हमने सेकंड यूनिट में से किया है। हायर परचेज में आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। सेकंड यूनिट में एक डिपार्टमेंटल अकाउंट रहता है। डिपार्टमेंटल अकाउंट वैसे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है आपका, ब्रांच अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हम डिपार्टमेंटल को स्किप कर रहे हैं। अब हम यूनिट 3 के ऊपर आ रहे हैं। तो तीसरी यूनिट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ मैंने लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और अब मैं यहाँ लिख देती हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पार्टनरशिप आपने पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, जब दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो आपस में आके मिलकर बिजनेस करते हैं, पूंजी लगाते हैं, ठीक है। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जिसके अंदर सारी आपकी शर्तें वगैरह होती हैं, सब लिखा गया होता है पार्टनरशिप के बारे में। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसके अंदर हर चीज वहां पे दी हुई होती है। अब ये जो पार्टनरशिप होती है ये डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व होने का मतलब है, मान लीजिए कोई पार्टनर, किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर्स में से, या कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, तो जैसे ही पार्टनर निकलता है, किसी भी तरीके से निकले, वो पार्टनरशिप तुरंत वहां पे खत्म हो जाती है। अब आपको दोबारा से एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, दोबारा से आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना पड़ेगा, और वो पार्टनरशिप को आपको दोबारा से एक नए रूप के अंदर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। वो होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके बाद आप फिर से पार्टनरशिप को, अगर पार्टनर्स चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, अपनी फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब ये फर्म डिसॉल्व होती है, तो इस केस में आपका एक तरह से कहा जाए तो आपका पूरा बिजनेस वहां पे डिसॉल्व हो रहा है। आप अब यहाँ पे पार्टनर्स के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि वो चाहें तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करके फर्म को आगे चला सकते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने का मतलब होता है कोई एक पार्टनर चला गया किसी वजह से, या दो पार्टनर चले गए किसी वजह से, तो जो पार्टनरशिप उनके बीच में जो रिश्ता था वो पार्टनरशिप का, वो साझेदारी का रिश्ता, वो खत्म हो गया। वो जो बचे हुए पार्टनर है अभी भी, जैसे मान लीजिए 4 पार्टनर थे ABCD, किसी वजह से D वहां से हट गया, तो ये जो बचे हुए पार्टनर है ये चाहे तो एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एक नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ सेम फर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्म ही डिसॉल्व हो जाए, फर्म ही बंद हो जाए, फर्म ही खत्म हो जाए, तो उस केस में इस बिजनेस को आगे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब होता है आप अपनी सभी एसेट्स को सेल कर देंगे, और आपकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन सबको पे किया जाएगा, और अगर कुछ बच जाता है तो वो आप पार्टनर्स को पे कर देंगे। तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के अंदर आपका पूरा जो बिजनेस है वो खत्म हो रहा है यहाँ फिलहाल, हम कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होती है, ऊपर हमने पार्टनरशिप की यहाँ पे बात करी, तो इसके क्या क्या रीजन होते हैं मैंने वैसे बताया कि मान लीजिए कोई पार्टनर चला गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई नया पार्टनर आ गया, उससे भी डिसॉल्व हो जाती है पुरानी पार्टनरशिप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे F पर्सन आ गया, ठीक है, तो अब ये पहले की जो पार्टनरशिप थी ABC की, ये डिसॉल्व हो गई, ये खत्म हो गई। अब नई पार्टनरशिप बनेगी ABC और F के बीच में, ठीक है। या फिर आपका क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, जो पार्टनर है उन्होंने डिसाइड करा कि हम बदल देते हैं, उस केस में भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। जब बात आती है फर्म कब डिसॉल्व होती है, कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं कि फर्म डिसॉल्व हो सकती है, तो फर्म की डिसॉल्व होने के काफी सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जहां पे कोर्ट कोई भी तरीके से इंटरवेन नहीं करता है पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन के अंदर। कौन कौन से तरीके होते हैं जहां पे कोर्ट की जरूरत नहीं होती है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए? तो सबसे पहला तरीका होता है जब सभी पार्टनर्स मिलकर ये अग्री करते हैं कि हम इस पार्टनरशिप को, इस फर्म को
ही डिसॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 40 के अंदर आता है ये आपका पार्टनरशिप एक्ट की। तो सभी पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब हम इस फर्म को, इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे और हम इसे डिसॉल्व करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन आपका आता है सेक्शन 41 के अंदर। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या क्या होता है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंदर पहली चीज हो सकती है कि जब सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया हो जाते हैं सभी के सभी पार्टनर्स। तो जब पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो गए, जब पार्टनर ही दिवालिया हो गए, तो फिर आप बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करोगे? ऑब्वियसली फर्म को आपको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, जो एसेट आपके पास है उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास लायबिलिटी है, उनको पे भी करना है आपको, आप बिजनेस चला नहीं पाओगे, सभी के सभी दिवालिया हो गए। दूसरा हो सकता है जब आपका बिजनेस जो था वो अनलॉफुल था, मतलब आपका कुछ आप इलीगल काम कर रहे थे, कानून के अकॉर्डिंग आप कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से भी आपको ऑब्वियसली उसको कंपल्सरी है ये आपके लिए कि आपको उसको डिसॉल्व करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज होती है जब कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है, अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो जाता है, जो नीचे दिया गया जो लिस्ट आएगी उसमें जो इंसिडेंट होते हैं उनमें से कोई एक, फर्स्ट कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो उद्देश्य अगर आपका पूरा हो जाता है तो भी उस केस में आपको ये बिजनेस अब बंद करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने किसी खास काम के लिए पार्टनरशिप फर्म चलाई थी, अगर वो उद्देश्य ही पूरा हो गया तो उसके बाद फिर उसको चलाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको जो करना था वो आपने वो किया, तो फिर आप क्या करोगे, उसको आप बंद कर सकते हो। ये चीज आती है सेक्शन नंबर 42 के अंदर। तीसरी चीज हो सकती है कि मान लीजिए आपने कुछ एक टाइम पीरियड के लिए अपने बिजनेस को चलाया था, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, सिर्फ 10 साल के लिए, और 10 साल पूरे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली अब एक टाइम पीरियड तक के लिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, वो पूरा हो गया है, तो अब आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ आपकी चीजें थी, ठीक है। एक और है आपका, जब मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म जो है उस आपने जो स्टार्ट की थी उसका कोई पीरियड फिक्स्ड नहीं था, 4th नंबर है, ठीक है, लेकिन वो आपकी विल पे थी, मतलब आपके पार्टनर्स के विल के ऊपर थी, उनकी मर्जी से आप चल रही थी, और किसी एक पार्टनर ने बाकी सभी पार्टनर्स को नोटिस दे दिया फर्म को डिसॉल्व करने का, तो उस केस में भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। सेक्शन 43 ये आपका कहता है। तो ये कुछ केसेस हैं जिसके अंदर कोर्ट बीच में नहीं आता है, बिना कोर्ट के आए ही पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, अगर ये चीजें आपकी फुलफिल हो रही हैं तो। दूसरा जो तरीका होता है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का, वो होता है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जब कोर्ट बीच में आता है और कोर्ट ऑर्डर देता है कि इस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, इस फर्म को खत्म कर दिया जाए। सेक्शन 44 के अंदर आती हैं वो सारी चीजें। तो कोर्ट किस किस केस में आपको ऑर्डर दे सकता है? सबसे पहले तो मान लीजिए कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, पार्टनर है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उस केस में कोर्ट कह सकता है कि अब इस फर्म को बंद कर दिया जाए, इस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। मान लीजिए दूसरा केस ये हो सकता है कि जहां पे कोई पार्टनर है वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए पूरी तरीके से इनकेपेबल हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल भी, मान लीजिए किसी पार्टनर ने केस किया है, ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर, और जिसके ऊपर किया गया है वो पार्टनर की हालत ऐसी नहीं है कि वो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं एज अ पार्टनर उनको पूरा कर सके, तो उस केस में क्या कर सकती है कोर्ट? ये कह सकती है कि आप फर्म को ही डिसॉल्व कर दीजिए। तीसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए 2 पार्टनर है, ठीक है, और एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के ऊपर किसी चीज को लेकर केस कर दिया, और जो दूसरा पार्टनर है वो गिल्टी है, ठीक है, उसने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपकी जो पार्टनरशिप है, ये जो साझेदारी है, इसके ऊपर खतरा आ सकता है। तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है? आपको कह सकती है कि आप इस फर्म को ही डिसॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट आपका हो सकता है जब मान लीजिए सेम चीज है, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के ऊपर कोई केस किया है, ठीक है, और पार्टनर जो है विलफुली
पार्टनरशिप के अग्रीमेंट को ब्रीच करता है। मतलब दोनों पार्टनर्स ने के बीच में एक साझेदारी हुई है, पार्टनरशिप डीड हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और एक पार्टनर क्या करता है, उसकी जो शर्तें हैं, जो पार्टनरशिप डीड में दोनों ने डिसाइड करा है, जो अग्रीमेंट हुआ है, उसकी शर्तों को जानबूझकर नहीं मानता और जानबूझकर उनके खिलाफ काम करता है। तो वहां पे क्योंकि केस किया हुआ है इस बारे में एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर पर, तो कोर्ट तो बीच में आ गई, केस किया हुआ इसलिए। सो कोर्ट क्या कह सकती है, आप इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दीजिए। अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो पार्टनरशिप फर्म को ही डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। नाउ सेम फिर दोबारा से हम करते हैं, वही दो पार्टनर हैं, ठीक है, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के ऊपर केस किया हुआ है, जहां पे केस क्या है कि मान लीजिए ए ने बी पे क्या केस किया है कि बी ने जो है अपना जो शेयर है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट है फर्म के अंदर उसका, वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसके केस में भी कोर्ट बीच में है ही ऑब्वियसली, क्योंकि केस किया हुआ है, तो उस केस में कोर्ट भी ये डिसीजन ले सकती है अगर उसको सही लगता है तो, कि इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। अगर मान लीजिए कोर्ट को ये लगता है कि ये जो फर्म है, जिस भी फर्म की हम बात कर रहे हैं, ये अगर चलेगी तो ये सिर्फ लॉस पे चलेगी, ये प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती किसी भी हालत में, उस केस में भी कोर्ट ये कह सकते हैं कि आप इस फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए और आपकी जो लायबिलिटीज हैं आप उनको चुकाइए। या फिर एक आखिरी कंडीशन भी हो सकती है जहां पे मान लीजिए किसी इन रीजंस को छोड़कर कोई और भी रीजन हो, मान लीजिए जिसकी वजह से कोर्ट को ये लगे और वो सहमत हो इस बात से कि इस फर्म को बंद कर देना ही सही रहेगा, सबके लिए ठीक रहेगा, तो उस केस में भी वो फर्म को बंद करने के लिए हक में फैसला सुना सकती है। तो ये कुछ चीजें थी जब कोर्ट बीच में आ जाती है, सेक्शन 44 के अंदर ये दिया हुआ है, और कोर्ट ये कह सकती है कि भी नहीं, आप इस फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए, आप इस फर्म को बंद कर दीजिए, अब आप इस फर्म को नहीं चलाएंगे। ओके, ये तो हो गया फर्म के डिसोल्यूशन की बात कि कैसे कैसे आप फर्म का डिसॉल्व कर सकते हो। नाउ डिसोल्यूशन के बाद जब फर्म का अकाउंट्स आपको बंद करने होते हैं, ठीक है, आपको फर्म के अकाउंट को सेटल करना होता है। पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स से पूंजी लगाई है फर्म के अंदर, फर्म की बहुत सारे लाइबिलिटीज होती हैं, फर्म के पास एसेट्स होती हैं, फर्म को अपने दायित्व पूरे करने होते हैं, किसी से लोन लिया है तो लोन चुकाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, उन सभी अकाउंट्स को बंद करना होता है आपको। सेक्शन 48, 49 और 55 ये 3 सेक्शन हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने पर अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा। क्या कहते हैं ये 3 सेक्शन? सबसे पहले ये 3 सेक्शन कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या काम करना है, अगर आपकी कोई लॉस है तो आपको उस लॉस को, ठीक है, जिसमें कि कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी भी शामिल है। कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि पार्टनर्स को जितना पैसा लेके आना था फर्म के अंदर वो उतना पैसा नहीं लाए, अभी उनको किसी पार्टनर को अभी और ज्यादा पैसा फर्म को देना है, ठीक है। तो एक ऐसी कोई डेफिशिएंसी है उसको भी इंक्लूडेड लॉस के साथ साथ आपको पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट्स किसको पे करना पड़ेगा? पार्टनर्स को। आउट ऑफ प्रॉफिट्स फर्म के जो प्रॉफिट है सबसे पहले उसमें से फर्स्ट नंबर पे, फिर अगर बचता है पैसा देना कैपिटल में से, जो पूंजी आपकी फर्म में लगी हुई है उस पूंजी में से आप देंगे, और आखिर में अगर फिर भी कोई आपका मान लीजिए पैसा बच रहा है जो अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया जा रहा, आपके पास प्रॉफिट इतने नहीं है, आपके पास कैपिटल इतनी नहीं है कि आप सारा लॉस चुका सको, कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को पूरा कर सको, तो उस केस में लास्ट में पार्टनर्स से पैसा लिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। जिस रेशो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं उस रेशो के अंदर उनसे बची हुई अमाउंट को रिकवर किया जाता है। तो पहली चीज तो ये बोलता है, ये जो तीनों सेक्शन है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, ये तो बात हो गई लॉस की कि लॉस का भुगतान कैसे करना है, लॉस को कैसे कवर करना है, कैपिटल की डेफिशिएंसी को कैसे कवर करना है। अब बात आती है, अगर आप फर्म को जब डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सारी की सारी संपत्तियों को आप बेचते हैं।
अगर मुझे फर्म ही बंद करनी है तो मैं बिल्डिंग ले रख के क्या करूंगी, मैं मशीन रख के क्या करूंगी, मैं बेचूंगी, सीधी सी बात है। जो पैसा आएगा उससे मेरे को अपनी लाइबिलिटीज भी चुकानी है। तो जो भी आप एसेट को सेल करते हो और इससे जो भी पैसा आता है उसका आपको क्या करना है, ठीक है। कैसे कैसे यूज करोगे आप इस एसेट को? सबसे पहले इस पैसे को यूज किया जाएगा जो आपके आउटसाइड डेट है, यानी जो आपके बाहर के लोगों से को आपको जो पैसा चुकाना है, सबसे पहले आप उनकी पेमेंट करोगे। इसके बाद बारी आती है जो पार्टनर्स ने फर्म को, अगर मान लीजिए लोन दिया हुआ है, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को ही लोन दे रखा है तो उस लोन को चुकाया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है, ठीक है, यानी एसेट्स को सेल करने के बाद भी कुछ पैसा आपके पास बचा हुआ है, तो फिर आप क्या करते हो, पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग, जो भी उनका कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसा बनता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें 2 बैलेंसेस निकलते हैं लास्ट में। पहला, या तो उसमें ये निकलता है कि पार्टनर्स को फर्म का पैसा देगी, या उसमें ये निकलता है कि पार्टनर फर्म को पैसा देगा। तो अगर किसी के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये चीज आ रही है कि फर्म को पार्टनर को पैसा अभी देना है, ठीक है, तो वो पैसा पार्टनर के द्वारा दिए गए लोन के बाद चुकाया जाता है। और फिर भी अगर कोई अमाउंट बच जाती है एसेट्स को बेचने के बाद, तो फिर वो पार्टनर्स में ही बटती है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ दोनों चीजें, सेक्शन क्या कहते हैं, कैसे आपको अकाउंट्स को सेटल करना है। सबसे पहले बोलते हैं ये तीनों सेक्शन, कोई भी तरीके का लॉस है अगर आपकी फर्म में, या कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी है। कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी का मतलब है कि इसके अंदर आप फर्म को पैसा लेना है, ठीक है, आना है, उसके अंदर कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी पैदा हो रही है, कमी है ये कैपिटल की। कहां से इन पैसे को चुकाया जाएगा? सबसे पहले प्रॉफिट्स में से ये पैसा निकाला जाएगा। अगर प्रॉफिट में से इनफ पैसा नहीं है तो फिर आप कैपिटल, आपके पास जो पूंजी है उसमें से पैसा निकालोगे। अगर उसमें भी पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप पार्टनर से पैसा ले लोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज क्या कहता है, आप जब संपत्ति बेचोगे, आप फर्म को बंद कर रहे हो, संपत्ति जब बेचोगे तो आपको क्या करना है, उस संपत्ति को बेच के जो पैसा आपके पास आने वाला है उस पैसे को आप कहां कहां लगाओगे? सबसे पहले आउटसाइड डेट चुकाइए। जो बाहर के लोग हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, बैंक है जिनसे आपने लोन ले रखा है, किसी से आपने उधार में माल खरीद रखा है, जो भी आपकी देनदारियां हैं जो बाहर की हैं उनको चुकाइए सबसे पहले। फिर अगर आप पार्टनर ने ही, मान लीजिए 3 पार्टनर है और किसी एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, दे सकते हैं लोन, आपने पार्टनरशिप अकाउंट पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, इस लोन को चुकाया जाएगा। फिर अगर कोई पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस उनको देना बनता है आप वो दोगे। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा आई थिंक वो भी हम आगे देखेंगे। और फिर भी पैसा बच गया तो फिर आप उसको पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बांट दोगे। तो ये तो चीज हो गई कि फर्म के लॉस और फर्म की एसेट को बेच के जो पैसा है उसका आप क्या करने वाले हो। अब बारी आती है पार्टनर्स की, कि पार्टनर्स के पास अगर पैसा है तो उसका आप क्या करोगे, ठीक है। पैसा जो भी आप पार्टनर्स में बांटोगे, जैसे आपने बिजनेस की एसेट सेल करी, उसमें से सबसे पहले आपने आउटसाइड लायबिलिटीज को पूरा किया, फिर आपने पार्टनर्स को दे दिया पैसा, ठीक है। इसी तरीके से पार्टनर्स की जो खुद की उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या प्राइवेट एस्टेट है, वो जब इसको सेल करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। इस पैसे को सबसे पहले वो अपना प्राइवेट डेट पूरा करने के लिए यूज करेंगे। उनके खुद के पर्सनल जो लोन या कोई उधारी या कोई देनदारी है उनकी, उसको चुकाएंगे। फिर अगर कोई पैसा बच जाता है तो वो पैसा फर्म की लायबिलिटीज को चुकाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको वो बेचते हैं, सबसे पहले वो पैसा अपना खुद का डेट चुकाने में लगाएंगे। अगर पैसा बच जाता है तो वो पैसा फर्म की लायबिलिटीज को चुकाने में लगाया जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे आपकी अकाउंट की सेटलमेंट। ओके, अब अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे, हमें ये तो पता चल गया भी हमें किस अमाउंट को कैसे यूज करना है।
और अभी हम देखेंगे कि आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, कौन कौन से आप अकाउंट बनाने वाले हो। 4 अकाउंट बनेंगे यहाँ पे मेनली। फर्स्ट अकाउंट आपका होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली होता है जो आप एसेट और लायबिलिटी को बेच के या चुका के जो रियलाइज करते हो पैसा, उसका आप पूरा वो लेखा जोखा वहां पे दिखाते हो। दूसरा आप बनाओगे पार्टनर के लोन का अकाउंट। तीसरा हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इससे हमें पता चलेगा कि पार्टनर फर्म को पैसा देगा या फर्म पार्टनर को पैसा देगी, किसकी किसके प्रति देनदारी बनती है लास्ट में। और चौथा हम बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट भी चाहिए हमें। कैश और बैंक का कितना बैलेंस बचा है आपके पास, ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले बारी आती है रियलाइजेशन अकाउंट की। सबसे पहला अकाउंट जो हम देखने वाले हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली आपका बनाया जाता है जितने भी आपके पास फर्म के पास एसेट्स हैं जो फर्म बंद होने वाली है उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और जो इनकी लाइबिलिटीज हैं जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जो बाहर की लाइबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर्स हैं आपके, बाहर के जो लोग हैं जिनको आपको पैसा देना है आपकी फर्म से अलग, सो इनको पेमेंट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। और रियलाइजेशन अकाउंट की मदद से आपको ये भी पता चलता है कि एसेट से आपने सारा पैसा मतलब आउटसाइड लायबिलिटी को चुका देने के बाद आपको पैसा आपके पास बच रहा है या पैसा आपको कम पड़ रहा है, वो सारी चीजें भी आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है ये नॉमिनल नेचर का होता है और प्रॉफिट या लॉस इसके अंदर हम निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इस अकाउंट के अंदर आप एंट्री कैसे डालते हो, एसेट्स की एंट्री कहाँ डालेंगे और लायबिलिटीज की एंट्री कहाँ डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेट के लिए हमें क्या करना होता है। एसेट के अकाउंट को हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके बंद कर देते हैं। बंद क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद जब आपकी फर्म ही बंद हो रही है तो उसके बाद एसेट्स का अकाउंट तो बंद होगा ही होगा। एसेट का अकाउंट कहाँ किसके लिए चलेगा और कौन चलाएगा, ठीक है। सो कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर जितनी भी आपके पास एसेट्स हैं वो सारी की सारी एसेट बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू का मतलब होता है किताबों में जो वैल्यू लिखी होती है उस पर आप ट्रांसफर कर देते हो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। फिर से बताती हूं मैं, एसेट के अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो हम ट्रांसफर करते हैं ये बुक वैल्यू पे जाती हैं एसेट्स, और कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर बाकी सभी एसेट्स ट्रांसफर होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ओके नाउ जब आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हो तो कुछ आपको खास चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। पहली तो ये है कि जो एसेट आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिनको आप बेच के पैसा प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं एसेट्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हो। रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? रियलाइज करना, ठीक है। ये अकाउंट बेसिकली होता ही इसलिए है कि एसेट को बेच के इतना पैसा आया, उससे हमने अपनी इतनी लायबिलिटीज चुका दी और इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ये निकालने के लिए होता है। तो कोई भी ऐसी एसेट है जो आपको जिसको आप कैश में बदल नहीं सकते उसको आप इसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि उससे पैसा ही नहीं आएगा तो रियलाइजेशन का मतलब ही कोई नहीं है। दूसरी चीज, जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं आपकी, फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं एक्चुअली में लॉसेस है, लेकिन हम इनको फिक्टिशियस एसेट के तौर पे वहां पे शो करते हैं बैलेंस शीट में, तो उसको हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये फिक्टिशियस है, मतलब नकली एसेट एक तरह से हम बोल सकते हैं, रियल एसेट नहीं है। दूसरा, कोई भी अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिया गया है तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी एक तरह से फिक्टिशियस एसेट्स का वो है एग्जांपल है। जैसे डेबिट बैलेंस हो गया
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट का, इसको भी एसेट में शामिल नहीं किया जाता, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये नहीं जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा, बिल्डिंग जाएगी, प्लांट जाएगा, मशीनरी जाएगा, जिन जिन एसेट को बेच के आप पैसा रियलाइज कर सकते हो वो सारी की सारी एसेट्स कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर। नाउ बाकी की जो चीजें हैं जैसे फिक्टिशियस एसेट्स का अकाउंट है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ जाएंगे, उसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और उसके लिए जो जर्नल एंट्री बनाई जाती है वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। इनको पार्टनर के डेबिट साइड पे डालते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, नाउ ये जो पी एंड एल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे जो डेबिट साइड पे आप पी एंड एल के नाम से डाल रहे हो, ये बेसिकली लॉस का बैलेंस है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता तो वो डेबिट साइड पे होता। नाउ दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए अब हमारी एसेट्स हैं और एसेट के अगेंस्ट कई बार प्रोविजन बनते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये जो प्रोविजन होते हैं ये एसेट्स के अगेंस्ट बनते हैं, इनसे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, आपको मालूम होगा। सो मैंने जैसे बोला था कि रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर होता है। ठीक है, बुक वैल्यू, और इसको अगर हम बुक वैल्यू में से घटा देंगे तो वो नेट वैल्यू बन जाती है। तो अगर कोई प्रोविजन है किसी एसेट के अगेंस्ट तो हम क्या करते हैं, एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हम डालते हैं, प्रोविजंस को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डाल देते हैं। तो आप एसेट में से घटा के बैलेंस दिखाने की बजाय रियलाइजेशन अकाउंट में आप उसको क्रेडिट साइड के ऊपर दिखा दोगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए की मशीनरी है और इस पे 5,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगी है। इसको कैसे दिखाओगे, एक तो ये 45,000 करके आप बैलेंस शीट में दिखा देते थे। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम कैसे दिखाएंगे, 50,000 की मशीनरी को आप डेबिट साइड पे दिखा रहे हो तो इसकी डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन है उसको आप क्रेडिट साइड के ऊपर शो करोगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वही 45,000 का बैलेंस आएगा, पर हम इसको दिखाएंगे इस तरीके से। ओके, सो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, अगर किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन है किसी एसेट के अगेंस्ट में तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी प्रोविजन किसी भी किस्म का। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरीके से। ओके, अब ये प्रोविजन कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, प्रोविजन हो सकता है आपका बैड डेट्स के लिए, प्रोविजन हो सकता है आपका डेप्रिसिएशन के लिए, प्रोविजन हो सकता है रिप्लेसमेंट मशीनरी की रिप्लेसमेंट के लिए, तो मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, कि आपने मशीनरी को रिप्लेस कराने के लिए भी, जब पुरानी हो जाएगी इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हम इसको रिप्लेस करा लेंगे, मतलब इसकी जगह नई मशीन ले आएंगे, उसके लिए आपने कुछ पैसा रिजर्व में इकट्ठा करके रखा हुआ था, वो होता है आपका मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई फ्लक्चुएशन अगर आपकी आती है तो उस टाइम पे ये आपकी मदद करेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, लाइफ पॉलिसी है ये आपकी, ठीक है, सभी की, सारे पार्टनर्स की, जिसके लिए आपने अलग से पैसा अलग करके रखा हुआ है रिजर्व। तो ये सभी के सभी रियलाइजेशन अकाउंट में इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। ओके, अभी आती है, ये तो हो गई एसेट्स की बात। अब हम करेंगे कि लाइबिलिटीज के मामले में क्या होता है। तो लाइबिलिटीज के मामले में लाइबिलिटीज को जब हम का अकाउंट जब हमें बंद करना होता है तो एसेट को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो लाइबिलिटीज को सीधी सी बात है दूसरी साइड के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यानी क्रेडिट साइड पे। सो फॉर क्लोजिंग द लाइबिलिटी अकाउंट,
क्या एंट्री बनाएंगे हम, जो भी आपकी लाइबिलिटी है, सन्ड्री लाइबिलिटीज, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड पे इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट होती है, यहां हम इसको क्रेडिट में डाल रहे हैं क्योंकि ये घट रही है, हम इसको चुकाने वाले हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लाइबिलिटी आएंगी वो सारी की सारी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी होंगी। आउटसाइड मतलब आपकी फर्म से बाहर की लाइबिलिटी होनी चाहिए, वो बाहर किसी पार्टी को आपको पैसा देना बनता है, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेएबल है, लोन आपने ले रखा है, प्रोविडेंट फंड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स वाइफ लोन, ये आपको याद होगा शायद, पार्टनर की, किसी पार्टनर की वाइफ से अगर आपने लोन लिया हुआ है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है क्योंकि पार्टनर की वाइफ आपकी पार्टनर नहीं है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी है। लेकिन अगर पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो ये जो पार्टनर है ये तो आपकी फर्म का पार्टनर था, ठीक है, पार्टनरशिप में मालिक था एक तरह से, तो ये तो आपकी फर्म का हिस्सा है। तो पार्टनर से लिया गया लोन यहाँ नहीं आता है, इस लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर की वाइफ से लोन ले रखा है या किसी दूसरे पर्सन से लोन ले रखा है, वो आपके लिए आउटसाइड लाइबिलिटी बनती है और वो यहाँ पे हमें उसको चुकाना होता है। इस तरीके से एंट्री करके हम उसे चुकाते हैं। पार्टनर्स लोन के लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, जो अकाउंट हम आगे बनाएंगे। ओके, नाउ इसके बाद मान लीजिए आपके पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब ऐसे प्रॉफिट जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। आप बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं, सेल में से आपको पैसा मिलता है, उस पैसे में से आप अपने सारे एक्सपेंसेस चुकाते हैं, आपके पास एक नेट प्रॉफिट बचता है। P&L अकाउंट में आपने देखा होगा। उस नेट प्रॉफिट को आप क्या करते हो, या तो अपने जो आपके ओनर्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, उनको बांट देते हो, या आप उनको अपनी फर्म में रख लेते हो, या कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हो, यही काम कर सकते हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट जिसको आपने अपनी फर्म में किसी मकसद के लिए रख लिया है और जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पार्टनर्स को या अपने ओनर्स को नहीं दिया है उस पैसे को, वो उस प्रॉफिट का उतना हिस्सा। इसका हम क्या करते हैं, इसको हम या तो रिजर्व्स में डाल लेते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, या फिर हम इसको डाल लेते हैं कोई दूसरा रिजर्व फंड हो गया, या फिर आपका क्रेडिट बैलेंस होता है P&L अकाउंट का, जो अभी भी आपके पास रखा हुआ है, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। P&L अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये P&L अकाउंट है। क्रेडिट साइड जब डेबिट साइड से ज्यादा होती है तो नेट प्रॉफिट आता है, इसको हम लिखते डेबिट पे हैं, पर ये क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी। ये मैं आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। सो क्रेडिट बैलेंस जो होता है P&L अकाउंट का, जो प्रॉफिट आपका बचा हुआ है वो। अब इनका करना क्या है, अगर ये सारी चीजें आ जाती हैं तो इनको हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में अंदर ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये जो प्रॉफिट है, ये जो रिजर्व है, जो भी आपका है तो प्रॉफिट का हिस्सा ही, इसके ऊपर पार्टनर जो होते हैं आपके, उनका हक होता है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करते हैं। इसमें हम एक और रिजर्व डाल सकते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी का मतलब होता है भी कभी कोई आपको काम पड़ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो उसके लिए आपने एक रिजर्व बनाया है, ठीक है। इन सबको हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी रिजर्व है या P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकल के आता है, उसके साथ हमें ये करना है। ओके, अब बात होती है एसेट्स के रियलाइजेशन की। एसेट्स के रियलाइजेशन का मतलब होता है एक्चुअल में आपने एसेट से पैसा प्राप्त किया है। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का मतलब होता है आपने एक्चुअल में आपने एसेट को बेच के उससे पैसा प्राप्त कर लिया, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। पैसा आपके पास आया तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट?
ठीक है। लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि आपने सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर डाला था, इसीलिए अब उनको बेच के जो भी आपको प्राप्त होगा वो भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ही डालना है, तो हम इसमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब ये एंट्री बनेगी कैसे? जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड पे सारी एसेट आएंगी। मान लीजिए मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास लैंड है, ठीक है, इसको यहाँ पे पैसा आएगा। मान लीजिए 50,000 की मशीनरी थी, 50,000 की लैंड थी, और मैंने इनको 1 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो कितने कितने की थी वो एसेट मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इनको बेचा जब मैंने, तो एंट्री आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर कि इनको बेच के मैंने 1 लाख रुपए ले लिए। ये इस तरीके से बनेगा। ओके, नाउ इसी तरीके से लाइबिलिटी का होता है। लाइबिलिटी आप क्रेडिट साइड पे डालते हो रियलाइजेशन की, तो लाइबिलिटी को जब चुकाओगे तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक है। ओके, अभी देखिए क्या करते हैं। एसेट को हमने रियलाइज कर लिया। मान लीजिए कोई एसेट है जो आपने बेची नहीं है, लेकिन किसी पार्टनर ने ऐसे बोला, मान लीजिए 3 पार्टनर है, उनमें से एक पार्टनर ने बोला कि मुझे ये वाली एसेट जो है ना, ये मैं टेक ओवर कर रहा हूं, मतलब ये मैं ले रहा हूं, ठीक है। किसी पार्टनर ने एसेट ले ली, तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी? वहां पे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो आपकी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड पे डाल देंगे हम उसको, टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो एसेट रियलाइजेशन अकाउंट से निकल के पार्टनर्स के, उस पर्टिकुलर पार्टनर के जिसने ली है, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए आपने एसेट है उसको ना ही तो बेचा, ना ही किसी पार्टनर को दिया, लेकिन आपका कोई क्रेडिटर था, उसने पैसा लेने की बजाय आपसे वो एसेट ले ली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम एक चीज तो हम ये करेंगे कि उस क्रेडिटर को हमें टोटल जितना पैसा देना था उसमें से वो एसेट जितने रुपए की थी वो माइनस कर देंगे, और जो बाकी का बैलेंस है वो हम उसे पेमेंट कर देंगे, और इसके लिए कोई भी एंट्री पास करने की आपको जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए मेरा कोई क्रेडिटर था, उसको मुझे उसे 50,000 रुपए देने थे। मेरे पास कोई स्कूटर रखा हुआ था, या फिर कह सकते हैं मेरे पास कोई ट्रक था या जो भी था, कोई व्हीकल था जिसकी वैल्यू थी 30,000। इस क्रेडिटर ने क्या कहा? इसने कहा कि तुम मुझे 30,000 का ये जो भी व्हीकल है ये दे दो, तो मेरी इतनी पेमेंट हो जाएगी। मैंने उसको दे दिया, 30,000 की पेमेंट उसकी उस व्हीकल से हो गई, अब बच गई 20,000। तो ये 20,000 में क्या करूंगी? उसको पेमेंट कर दूंगी। सो इस तरीके से हो सकता है। इसकी आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है अगर आप क्रेडिटर को कोई एसेट देते हो उस केस में। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की पेमेंट करने की। तो ये तो था भाई, एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं तो डेबिट साइड पे डालते हैं, जब उसको बेचते हो आप तो क्रेडिट साइड पे चला जाता है। अब बारी आती है लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी का हमने एक पॉइंट तो देख लिया कि लाइबिलिटी जब हम दिखाते हैं रियलाइजेशन में तो उसको क्रेडिट साइड पे डालते हैं। तो जब हम इसको चुकाएंगे तो कहाँ जाएगा? जो भी पैसा आपके पास से जाएगा, एंट्री क्या बनेगी? पैसा अगर आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये बनेगी। किस अकाउंट को आप डेबिट करोगे? आपने अपनी सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर लाइबिलिटीज जब आपकी कम होंगी तो यहां जो अकाउंट डेबिट होएगा वो होएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो आप लाइबिलिटीज को दिखाओगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे, और जब आप उन लाइबिलिटीज को चुकाओगे, जब उनका पैसा आप लौटाओगे, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे कैश या बैंक अकाउंट के नाम से उसकी एंट्री डाल देंगे। अब जैसे एसेट वाले केस में था, भी एसेट में जब पार्टनर ने कुछ एसेट खुद ले ली, ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है अभी कोई पार्टनर है वो लाइबिलिटीज भी ले ले, वो कह दे कि ये वाली लाइबिलिटी मैं चुकाऊंगा, फर्म को मत चुकाना, मैं पर्सनली चुकाऊंगा। अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है तो क्या होएगा? उसकी भी एंट्री बनेगी। वो एंट्री कैसे बनेगी? एसेट लेने की जो एंट्री है इसकी ठीक रिवर्स बनेगी, उल्टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब इसने एसेट ली थी तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया था, ठीक है। अब इसने लाइबिलिटी चुकाई है तो हम इसके अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट।
ओके तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि एसेट को कहाँ डालते हैं रियलाइजेशन में, लाइबिलिटी को कहाँ डालते हैं, एसेट को बेचते हो तो कहाँ डालते हो, और लाइबिलिटी को बेचते हो तो कहाँ डालते हो, एसेट को अगर कोई पार्टनर ले ले तो क्या करते हैं, और लाइबिलिटी को कोई पार्टनर चुकाने को बोल दे पर्सनली तो क्या करते हैं, और इसके अलावा हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाला पॉइंट देखा है। अब हम देखने वाले हैं ये जो भी आप रियलाइजेशन का काम कर रहे हो, एसेट को बेच रहे हो, ये फ्री में थोड़ी होगा, इसके आपको कुछ एक्सपेंसेस भी आएंगे, कुछ खर्चे भी आएंगे। जब आप कंपनी बंद करते हो तो कंपनी को बंद करने के भी काफी सारे खर्चे आते हैं। उन खर्चों के लिए क्या जनरल एंट्री होगी, ठीक है, जब उनकी पेमेंट की जाएगी। तो अभी हम देखेंगे फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर आप खर्चा पे करते हो, आपके पास से पैसा जाएगा, पैसे जाने की कैसे क्या करते हैं हम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। ये जो पैसा जा रहा है ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट से, क्योंकि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है ये, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। अगर मान लीजिए ये तो तब है अगर कंपनी के पास जो पैसा है उसमें से आप रियलाइजेशन के खर्चे पूरे करते हो। मान लो ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें पार्टनर बोले, कोई एक पार्टनर कहे कि मैं रियलाइजेशन के खर्चे चुकाऊंगा, फर्म को मत चुकाने दो, तो क्या होगा, जैसे हम पार्टनर ने लाइबिलिटी ली थी उस टाइम पे हमने जो एंट्री करी थी वही एंट्री यहाँ पे दोबारा से हम डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब क्या हो रहा है, पैसा नहीं जा रहा आपका, किसके नाम पे हो रही है ये लाइबिलिटी, पार्टनर के नाम पे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ये खर्चा, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस। ओके, इसके बाद हम आते हैं, अब आपको रियलाइजेशन में एसेट डाल दी, एसेट बेच दी, पार्टनर ने जो एसेट लेनी थी ले ली, रियलाइजेशन में लाइबिलिटी डाल दी हमने क्रेडिट साइड पे, उसको बेच के डेबिट पे एंट्री डाल दी, सारा हमने रियलाइजेशन के अकाउंट में सब कुछ डाल दिया। अब बारी आती है रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस को निकालने की और रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने की। उसकी क्या एंट्री बनेगी, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट को जब हम बंद करेंगे तो अगर मान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है आपका, ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है। अब इसको मैं आपको अकाउंट बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया, मैंने यहाँ लिखा भी मेरी इतनी 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 एसेट है, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए की एसेट है, मेरी इतनी 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 लाइबिलिटीज हैं, कितने भी रुपए की लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। एसेट को बेच के मैंने पैसा कमाया 5 लाख, और लाइबिलिटीज मान लीजिए मेरी थी कितने की भी लगा लो आप, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, ठीक है, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी आपने चुका दी, तो यहां आ जाएगा पैसा आपके पास से चला गया बैंक 2 लाख, सारी लाइबिलिटी चुका दी आपने। मान लो एसेट भी मान लो 4 लाख की थी, 5 लाख में आपने बेच दी, ठीक है। यहां देखिए आप लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, आपने किसी से पैसा लिया था, अगर आपने लोन लिया था तो लोन में आपके पास पैसा आया था, अगर आपने एसेट खरीदी थी तो आपके पास से पैसा गया था, यहां पैसा आउटफ्लो था, यहां पैसा इनफ्लो था। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है आपके लिए दायित्व है, चुकाना पड़ेगा, लेकिन चुकाना पड़ेगा तब, लेकिन एक बार तो आपके पास पैसा आया था, और एसेट है वो आपके लिए प्रॉफिट कमा के देगी, लेकिन उसको खरीदने के लिए तो पैसा आपके पास से गया था, ठीक है। तो बेसिकली क्रेडिट साइड के ऊपर हमारे पास पैसा आया हुआ है और डेबिट साइड पे हमारे पास से पैसा गया हुआ है, क्योंकि यहाँ हमने एसेट को बेच के भी पैसा कमाया है, यहाँ हमने लाइबिलिटी को चुका के पैसा हमारे पास से गया है। तो कौन सा बैलेंस होगा जो प्रॉफिट शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, तभी प्रॉफिट शो होगा। क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है कि अकाउंट की क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है। इस केस में देखिए ये 7 लाख है और ये आपका 6 लाख है, यानी 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, जिसे आपने डेबिट साइड पे शो करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन,
ठीक है। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर किसे करना है, ये इसे हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि था तो सब कुछ पार्टनर्स का ही, तो अगर कोई भी प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर दोगे। अब ये जो प्रॉफिट आया है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आया है, ठीक है, तो अगर आप इसे किसी में ट्रांसफर करोगे तो उस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, अगर आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होता तो क्या होता, बिल्कुल उल्टा, मान लीजिए यहाँ 7 लाख आया होता और यहाँ 6 लाख आया होता, तो डेबिट बैलेंस आया होता और आप उसको क्रेडिट साइड पे दिखाते, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफर होता है, लॉस ट्रांसफर होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट बंद। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने एसेट डाली, उनको बेच के पैसा दिखाया, लायबिलिटी डाली, उनको चुकाया, और बाकी का बैलेंस आ गया अपना प्रॉफिट या लॉस। तो यही होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फंडा। ओके, ना बुक में आपको रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक डिफरेंस दिया हुआ है। मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो डिफरेंस होता है वो एक मोटा मोटा बता देती हूँ। रियलाइज करने का मतलब क्या होता है, रियलाइज करने का मतलब होता है एसेट को बेचकर उससे पैसा प्राप्त करना, ठीक है, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन, कि आपने रियलाइज किया, पैसा निकाला वहां से, ठीक है। और रियलाइजेशन जो अकाउंट बनता है वो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम बनता है। रिवैल्यूएशन, री मतलब दोबारा से, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू निकालना, वैल्यू करना, मतलब दोबारा से किसी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करना, उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या मतलब होगा, जब आप एसेट्स की वैल्यू को मार्केट प्राइस या करंट प्राइस के अकॉर्डिंग दोबारा से निकालते हो, एसेट्स की या लायबिलिटीज की वैल्यू को, उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, किया है आपने पार्टनरशिप का चैप्टर। तो अगर कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है या कोई पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है, बेसिकली जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एसेट और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू निकाली जाती है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को बेचा जाता है, बेच के दिखाया जाता है वहां पे, और लायबिलिटीज को पे किया जाता है। तो ये दोनों के बीच का मोटा मोटा फर्क है, बाकी सारे जो फर्क है आप वो देख सकते हो। अब रियलाइजेशन अकाउंट हमारा हो चुका है, अब बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट की, जो कि है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स का लोन अकाउंट। पहले लोन अकाउंट पे चलते हैं। ओके, अब बारी आती है पार्टनर्स के लोन अकाउंट की। कोई एक पार्टनर, पॉसिबिलिटी है कि किसी एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है पार्टनर को, फर्म जो है पार्टनर को लोन चुकाएगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पार्टनर का लोन जो चुकाया जाता है वो उससे पहले जितनी भी आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज है उनको चुकाया जाता है। जैसे मैंने शुरू में ही ये चीज आपको बताई थी, पैसे को कैसे हम निकालते हैं। ये एसेट है, एसेट को सेल किया, सबसे पहले हमने आउटसाइड डेट चुकाया रियलाइजेशन अकाउंट बना के, फिर पैसा बचा तो हम, पार्टनर ने हमें अगर कोई फर्म को कोई लोन दे रखा है उसको चुकाते हैं, ठीक है। फिर इसकी बारी आएगी तो पार्टनर, क्योंकि पार्टनर फर्म का हिस्सा होता है तो पहले तो आप बाहर वालों का पैसा चुकाओगे ना, खुद को तो बाद में दोगे। सो पार्टनर का लोन अकाउंट जो होता है इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में इसलिए नहीं डालते क्योंकि ये आउटसाइड नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी जाती है। पार्टनर की वाइफ का लोन होता तो चला जाता, लेकिन पार्टनर का नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट अकाउंट बना के पेमेंट करते हैं। और पेमेंट की जो एंट्री होती है वो कैसे होती है, पेमेंट आप कर रहे हो, पार्टनर ने, मैं फर्म की तरफ से बोल रही हूँ, ठीक है, मैं फर्म हूँ मान लीजिए, तो मेरे जो पार्टनर्स थे उनमें से किसी एक पार्टनर ने मुझे फर्म को लोन दिया था, तो वो लोन कौन चुकाएगा, फर्म चुकाएगी। तो फर्म के बुक्स में अकाउंट बनेगा पार्टनर के लोन का, ठीक है। अब मैं चुका रही हूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा है फर्म के पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश या बैंक,
ठीक है। पार्टनर्स लोन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, जब वो मतलब क्या कहते हैं क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, उसको डेबिट में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। भाई हमने लोन का पैसा चुकाया है, जो मेरे जो पार्टनर थे उनमें से किसी एक पार्टनर ने मुझे, मैं फर्म की तरफ से बोल रही हूँ, तो मुझे दिया था, तो वो हमने यहाँ पे चुका दिया। ये उसकी पेमेंट की एंट्री आपकी बन जाती है। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड उसके ऊपर, जो कि होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऊपर मैंने आपको जैसे बताया था, एसेट को सेल करने के बाद पहले आउटसाइड लायबिलिटी को चुकाते हो, फिर कुछ बच जाता है तो आप पार्टनर का लोन चुकाते हो, फिर भी कुछ बच जाता है तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अकॉर्डिंगली ट्रांसफर कर देते हो। तो पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है रियलाइजेशन वगैरह में सब कुछ ट्रांसफर करने के बाद। एक तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है, हमने ऊपर देखा था, एक तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है जितना भी आपका रिजर्व वगैरह होते हैं। ठीक है, ये देखे थे हमने जनरल रिजर्व वगैरह, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो भी होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर जाता है। और क्या जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर ने कोई एसेट ली है तो वो एसेट ट्रांसफर होती है। ठीक है, अगर पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ली है तो वो लायबिलिटी ट्रांसफर होती है। अगर पार्टनर कोई एक्सपेंस पे कर रहा है तो वो एक्सपेंस हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। तो ये सब चीजें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व्स और जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो। दूसरा, पार्टनर ने अगर कोई एसेट ली है, ठीक है, तो वो। तीसरा, पार्टनर ने अगर कोई लायबिलिटी अपने सर पे ली है वो। चौथा, पार्टनर अगर फर्म का कोई खर्चा है जो वो पर्सनली पे करना चाहता है वो खर्चा, ये सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। नाउ इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी हम पार्टनर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अब पार्टनर के अकाउंट में या तो जब भी आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसमें दो चीजें निकल के आती हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, या तो फर्म को पार्टनर्स को या किसी भी पार्टनर को पैसा देना होता है, ठीक है, या फर्म को किसी पार्टनर से पैसा लेना होता है। भाई किसी ने अपना पूरा शेयर नहीं दिया या किसी ने ज्यादा पैसे दे रखे हैं, तो ये हमें देखना होता है कि भी फर्म को किस पार्टनर को पैसा चुकाना है और किस पार्टनर से पैसा लेना है। यही दो रिजल्ट आपके निकल के आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मदद से। अगर पार्टनर मान लीजिए पैसा उससे मंगवाना है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस जब निकल के आता है, उसका मतलब होता है पार्टनर को फर्म को पैसा देना है। यानी ये दूसरे वाला केस, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो उस केस में पार्टनर फर्म को पैसा देगा। इसकी कैसे एंट्री होगी, फर्म के पास पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, अकाउंट हम फर्म की बुक्स में बना रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पास से आ रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। सो पार्टनर्स, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट में ही इसकी एंट्री करते हैं भी इस पार्टनर से, फला पार्टनर से इतना पैसा फर्म को मिलने वाला है। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि फर्म को पार्टनर को पैसा देना है। ठीक है, तो हम उसकी कैसे एंट्री करेंगे, ऑब्वियसली रिवर्स एंट्री करेंगे। अगर फर्म पैसा देगी तो उसके पास से पैसा जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट, किसको देगी, पार्टनर को, और वो पार्टनर को हम शो करते हैं हमेशा उनके कैपिटल अकाउंट से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये दो चीजें ही आपकी कैपिटल अकाउंट से निकल के आती है। फिर से बताती हूं मैं, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का किसी भी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब है फर्म पार्टनर को पैसा देगी, जिसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो इसका मतलब है कि पार्टनर को फर्म को पैसा देना है, तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पता कैसे चलेगा क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, हमने ऊपर जो जो चीजें देखी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाता है, रिजर्व्स वगैरह, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट,
एसेट्स, लाइबिलिटी ली है, एक्सपेंसेस लिए हैं, या रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस। ठीक है, तो इन सबको हम जब डालते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज के अकॉर्डिंग, तो वहां पे हमें उसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस निकल के आता है सभी पार्टनर्स का। किसी पार्टनर का हो सकता है एक का क्रेडिट बैलेंस आए तो दूसरे का डेबिट बैलेंस आ जाए, ऐसा भी होता है। लास्ट अपना अकाउंट बच गया जो हम बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट में कभी भी कैश या बैंक बैलेंस हम नहीं डालते हैं, क्योंकि उसका अलग से एक अकाउंट बनता है। तो कैश या बैंक अकाउंट जो हम बनाते हैं, इसके अंदर जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है, जितने भी आपको रिसीट होती है पैसे की, पैसा जो आपको मिलता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप डेबिट साइड पे डालते हो। नॉर्मल सी बात है, रियल अकाउंट है, तो जिन जिन चीजों से कैश बढ़ेगा वो डेबिट साइड पे, जिन जिन चीजों से कैश घटेगा वो क्रेडिट साइड के ऊपर। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे जाता है, क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड के ऊपर निकल के आएगा। ठीक है, ओके। नाउ दोनों का जो आपका बैलेंस होता है दोनों साइड का यहाँ पे इक्वल आना चाहिए। अगर इन दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा है आपकी कैश और बैंक अकाउंट का, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक जितने भी अकाउंट बनाए हैं वो सभी के सभी आपके सही हैं। ठीक है, ओके। एक और चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, यहां पे हमने लिखा है कैश और बैंक अकाउंट। इस और का मतलब होता है या तो कैश अकाउंट बनाओ या बैंक अकाउंट बनाओ। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, मतलब कैश के बैलेंस दिए हुए हैं, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट बनाओगे। अगर आपको बैंक का दिया हुआ है बैलेंस तो आप बैंक अकाउंट बनाओगे। क्या हो अगर आपको कैश और बैंक दोनों के ही बैलेंस दे रखे हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कोई एक अकाउंट बनाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं कैश अकाउंट बनाती हूँ, ठीक है, और मेरे पास बैंक का भी बैलेंस दिया हुआ है कि मेरे बैंक अकाउंट में, फर्म के बैंक अकाउंट में 50,000 है। अकाउंट में कैश बना रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसको कैश में कन्वर्ट कर दूंगी। मतलब मैं विड्रॉल की एंट्री दिखा दूंगी कि मैंने बैंक में से 50,000 रुपए निकलवा लिए, यानी कैश में कन्वर्ट करवा लिए, फिर उसको मैं कैश अकाउंट में डाल दूंगी। अगर मैं बैंक अकाउंट बनाना का डिसाइड करती हूँ तो फिर मैं क्या करूंगी, और क्वेश्चन में कैश का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस दोनों दे रखे हैं, अब मैं बैंक अकाउंट बना रही हूँ और कैश का जो बैलेंस दिया हुआ है उसको मैं क्या करूंगी, मैं ये ऐसी एंट्री डालूंगी कि मैंने उस कैश को बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। बैंक अकाउंट में जमा करा दिया तो ये जो पैसा था अब मैं इसके अंदर दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं बैंक का अकाउंट बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर दोनों का बैलेंस दिया होता है तो उसमें हमें ये करना पड़ेगा, कैश अकाउंट बनाओगे तो फिर आपको बैंक से पैसा विड्रॉ करने की एंट्री डालनी पड़ेगी, और पैसा विड्रॉ करने के बाद आप कैश अकाउंट में दिखा सकते हो। अगर आप बैंक अकाउंट बनाओगे तो आपको जो पैसा आपके पास है नकदी में, उसको बैंक में जमा कराने की एंट्री डालनी पड़ेगी, और फिर आप उसे बैंक अकाउंट में दिखा सकते हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और जो भी आप कैश या बैंक का अकाउंट बनाओगे, इसकी दोनों साइड्स का टोटल अगर इक्वल आ रहा है तो मतलब हमने सारे के सारे अकाउंट्स अपने बिल्कुल करेक्ट बनाए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इसका एक बेस जो है तैयार कर लिया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। सारे अकाउंट्स मैंने आपको इसमें समझाए हैं। आप क्या करेंगे, बुक में अपना ये जो भी आज बताया गया है इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, अपना बेस तैयार करेंगे, क्योंकि एक बार ये बेस यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि कौन सा अकाउंट बनता है, किस अकाउंट में क्या जाता है, ये सारी चीजें, तो आगे के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकलने लगेंगे। तो अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।